बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट हम स्टडी कर रहे थे, ग्लोबल ई बिज़नेस एंड कोलैबोरेशन। उसमें टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हम स्टडी डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। तो उसमें है जी एंटरप्राइज एप्लीकेशन सिस्टम फॉर लिंकिंग द एंटरप्राइज, यानी इंटरप्राइज लेवल की जो एप्लीकेशन होती है उसमें क्या है कि यानी लास्ट हमने जो पढ़ा है जैसे वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम था। इस तरह एंटरप्राइज एप्लीकेशन है सिस्टम फॉर लिंकिंग द एंटरप्राइज, यानी ये पूरा सिस्टम जो है ये पूरे एंटरप्राइज को लिंक करने के लिए होता है और स्पैन्स फुल फंक्शनल एरियाज़, यानी तमाम फंक्शन एरियाज़ के ऊपर ये स्पैन करता है, यानी तमाम फंक्शन एरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं या कनेक्टेड होते हैं। एग्जीक्यूट बिजनेस प्रोसेसेस अक्रॉस फर्म, तो जो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं ज़ाहिर है तमाम फंक्शन एरिया बिज़नेस प्रोसेस जो है हर फंक्शन एरिया का डिफरेंट बिज़नेस प्रोसेस होगा और ये तमाम फंक्शन एरिया से लिंक्ड हैं, तो फिर तमाम फंक्शन एरिया के जो प्रोसेस है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंक्लूड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट। चूँकि ये पूरे इंटरप्राइज़ को कनेक्ट करता है तो इसलिए तमाम चीज़ों को देखता है। तो 4 मेजर एप्लीकेशंस कौन सी हैं इसके अंदर? एंटरप्राइज सिस्टम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर ये एक पिक्चर उन्होंने दी है एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की। आप ये देखें कि कस्टमर्स भी इसमें हैं, सप्लायर्स आपके बिज़नेस पार्टनर जो है वो सप्लाई चेन का सिस्टम सारा देखते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखते हैं, विद इन द कंपनी आप के तमाम प्रोसेसेस को देखना, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, एंटरप्राइज सिस्टम। फिर नीचे देखें क्या फंक्शनल एरियाज़ हैं। तो ये जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है ये तमाम पूरी ऑर्गेनाइजेशन और बियॉन्ड दी ऑर्गेनाइजेशन भी आपके सप्लायर्स और आपके कस्टमर्स को भी मैनेज करता है। एंटरप्राइज सिस्टम कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स फंक्शंस एंड स्टोर्स डेटा इन अ सिंगल सेंट्रल डेटाबेस रिपोजिटरी, यानी तमाम जगह से डेटा लेके एक सिंगल सेंट्रल प्लेस के ऊपर ये डेटा को स्टोर करता है। रिजॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेड रिडंडेंट डेटा सेट्स एंड सिस्टम, यानी फ्रेगमेंट्स में अगर डेटा पड़ा हुआ है या रिडंडेंट है, यानी रिपीटेड डेटा पड़ा हुआ है कि डेटा 10 जगह पड़ा है, तो ये जो एंटरप्राइज सिस्टम है ये इससे आप इस मसले से आपकी जान छुड़वाता है, यानी ये मसला हल करता है कि रिडंडेंट डेटा नहीं रहता। डेटा सारा चूँकि एक ही जगह आ रहा है, एक ही डेटाबेस में आ रहा है, तो वो एक ही जगह स्टोर है। इनेबल कोऑर्डिनेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज़, एफिशिएंट रिस्पांस टू कस्टमर ऑर्डर्स, प्रोडक्शन इन्वेंट्री, यानी तमाम जगह से डेटा एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है तो आप एफिशिएंटली रिस्पांस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर इम्प्रूविंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, तो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन मेकिंग करनी है, डेटा एक जगह है और कंप्यूटर बेस्ड है, इसकी ज़ाहिर एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्विकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना क्विकली और जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उतना ही मैनेजमेंट जो है वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकेगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये क्या है जी? मैनेज फर्म्स रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, चूँकि नाम से ही पता लग रहा है कि सप्लाई चेन, तो आपके सप्लायर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ये मैनेज करता है। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री लेवल, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी ये सिस्टम आपके जो सप्लायर है उसको पता लगता रहता है कि इस वक्त मेरी प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं, मैंने फिर उसके अगेंस्ट कितनी प्रोडक्शन करनी है, इन्वेंट्री लेवल जो है मेरे कस्टमर के पास कितना रह गया है, यानी वो जो कंपनी जिसका वो सप्लायर है उनके पास कितना है, तो उसके हिसाब से फिर प्रोडक्शन करके वो भेजना है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो सप्लायर्स को फैसिलिटेट करता है इस सेंस में। गोल क्या है जी? राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू डेस्टिनेशन विद लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड लोएस्ट कॉस्ट, यानी जब सप्लायर को इन टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है अपने स्टॉक की उसके कस्टमर के पास, इवन वो दूसरे कंट्री में भी है, चूँकि आईटी का तो फ़ायदा यही है कि आप अक्रॉस द बॉर्डर आप विद इन नो टाइम, चूँकि ऑनलाइन होता है सारा, तो हर इन्फॉर्मेशन आप तक ईजिली चली जाती है और बड़ी लो कॉस्ट पे ये इन्फॉर्मेशन होती है। ज़ाहिर है आपको सिर्फ एक्सेस दी जाती है, एक प्रोग्राम डेवलप करना होता है सप्लाई चेन, और उसकी एक्सेस जो है वो सप्लायर को दे दी जाती है और उसके पास यानी वो जो मैनुअली लिखना और मेलिंग करना और वो टाइम उसमें कंज्यूम होना वो नहीं करना पड़ता। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स, अच्छा वो सप्लाई चेन था। नेक्स्ट है जी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस दैट डील विद द कस्टमर्स, यानी ये तमाम प्रोसेसेस वो वाले जो कस्टमर से डील करते हैं, इन सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज टू ऑप्टिमाइज रेवेन्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर रिटेंशन, यानी कस्टमर की कंप्लेंट हो सकती है, कस्टमर की ऑर्डर बुकिंग हो सकती है, कस्टमर का कोई वेट डिलीवरी टाइम के दौरान वेट करना। आप देखें ना जितनी ये कार्गो की कंपनियाँ होती हैं
बाय शेप वो आपको वो साथ साथ बताती रहती हैं कि आपका इस वक्त क्या पोजीशन है, आपका जो भी यानी प्रोडक्ट है बाई सी अगर आ रही है तो किस पोजीशन पे है, कितना टाइम लगेगा। इवन ये TCS वगैरह को अगर आप देख लें तो उनकी साइट के ऊपर भी आप अपना वो डालें तो वो बता देते, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इस वक्त आपकी जो भी आपने भेजा है पैकेज वो किस पोजीशन में है। इंटीग्रेट्स फॉर्म्स कस्टमर रिलेटेड प्रोसेसेस एंड कंसोलिडेटेड कस्टमर इन्फॉर्मेशन विद फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स। फ़र्ज़ करें आपके ऑनलाइन है, वहाँ से आप कस्टमर के साथ कनेक्ट हैं, या आपकी मोबाइल ऐप्स हैं वहाँ से कनेक्ट हैं, या फ़ोन्स पे हैं, ठीक है। तो हर जगह से वो इंटीग्रेट करके जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं उनसे इंटीग्रेट करके सेंट्रल फॉर्म में आपको देगा और आपके लिए उसको देखना आसान होगा, चाहे वो फीडबैक है कस्टमर की, चाहे ऑर्डर परचेज सेल हो रहा है, जो भी यानी जहाँ से भी कस्टमर के साथ आप इन कांटेक्ट हैं उस सबको कंसोलिडेट करके एक जगह पे लेके आता है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है स्पोर्ट्स प्रोसेसेस फॉर एक्वायरिंग, क्रिएटिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, अप्लाइंग, इंटीग्रेटिंग नॉलेज, हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मसलन आपकी कंपनी है, आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास एक नॉलेज है कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये नॉलेज जो है इस सारी प्रोसीजर को सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम बनता है दैट इज़ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और फिर आगे क्या, कलेक्ट इंटरनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन फॉर्म एंड मेक इट अवेलेबल टू एम्प्लॉइज़, लिंक टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ नॉलेज। यानी आपका अपना जो नॉलेज है विद इन द कंपनी, ज़ाहिर आपके लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो मार्केट में जाते हैं, सेल्स के लोगों का एक्सपीरियंस होगा, हर एक का एक नॉलेज है, उस नॉलेज को मैनेज करना, फिर उसकी बेस पे उसको शेयर करना विद इन द कंपनी। उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं फॉर्म, ट्रेनिंग्स के थ्रू आप करते होंगे, या वैसे अगर ऑनलाइन आपने कोई ऐसी चीज़ है जिसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रखा जा सकता है वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इस सारी नॉलेज मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है। अल्टरनेटिव टूल्स टू दैट इंक्रीज इंटीग्रेशन एक्सपेडाइट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट्स है विद इन द कंपनी, जो नेटवर्क होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनल कंपनी वेबसाइट एक्सेसिबल ओनली बाय द एम्प्लॉयज़। तो बहुत सा आपने देखा होगा कि कंपनीज़ हैं जिनके एम्प्लॉई एरिया एक बना होता है, यानी उनकी साइट पे जाएं, वहाँ पे एम्प्लॉई एरिया होगा, उस पर क्लिक करें तो वहाँ पे आप सिर्फ वो एम्प्लॉई जिनके पास उनका लॉगिन पासवर्ड है, यानी उनके एम्प्लॉई उसको एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर तो है वो तो बाकी साइट पे देखेगा जो भी है, लेकिन जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उसी वेबसाइट के थ्रू हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपकी कंपनी यानी डिफरेंट रीजन्स में है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, ठीक है, तो इस तरह या अक्रॉस द बॉर्डर है, तो वो वेबसाइट जो है इंट्रानेट जो है ना वो अवेलेबल हो सकता है। एक्स्ट्रानेट जो है कंपनी वेबसाइट एक्सेसिबल एक्सटर्नली ओनली टू वेंडर्स एंड सप्लायर। यानी आपकी वेबसाइट, जैसे हमने पहले कहा ना कि आप वो ऑर्डर अपना देख सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट का स्टॉक कितना रह गया है, कितनी सेल हो रही है, किस सीज़न में क्या सेल है, तो आपने ज़ाहिर अपनी कंपनी के नेटवर्क का कुछ पोर्शन एक्सेसिबल किया हुआ है अपने सप्लायर्स को, ताकि वो ये देख सकें और अपना ही आपको प्लान कर सकें, क्योंकि वो जितना अच्छा प्लान करेंगे आपको उतना ही स्मूथली वो प्रोडक्ट्स मिलती रहेंगी। ऑफन यूज टू कोऑर्डिनेट सप्लाई चेन। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आगे फिर ई बिज़नेस है, ई कॉमर्स है, ई गवर्नमेंट है। यानी ई बिज़नेस जब डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस। इसी तरह का ये अगर उसमें सेल और परचेज़ करें सबसेट ऑफ ई बिज़नेस है, यानी बाइंग एंड सेलिंग गुड्स है, तो ई कॉमर्स है। अब आप देखें बहुत से बिज़नेस जो हैं वो ई बिज़नेस होते जा रहे हैं और ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, अगर आप देखें एडमिशन्स वगैरह के सिस्टम। इसी तरह रेस्टोरेंट्स ने ख़ासकर ये कोरोना के मामलात में रेस्टोरेंट्स ने ऑनलाइन सारा जो है वो सारा काम हो गया कि ऑनलाइन आप ऑर्डर दें। आप देखते होंगे फूड पांडा को, अब वो है ही सारा एग्जिस्ट ही ऑनलाइन करता है, ठीक है। इसी तरह और दूसरे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ई गवर्नमेंट क्या है कि यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू सिटीजन, एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेसेस। बहुत सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन अब करना शुरू कर दिया है। इवन कि आप कोर्ट्स में जाएँ तो आपको अपने केसेस का ऑनलाइन पता चलता रहता है, ठीक है। इसी तरह बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिसके आप ऑनलाइन सारा गवर्नमेंट यानी काम कर सकते हैं, मैनुअली जाके और विज़िट करके ज़रूरत नहीं है। बहुत से काम ऐसे हैं यानी कि जो अब ऑनलाइन हो जाते हैं। कोलैबोरेशन क्या है कि आप जब किसी दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, ठीक है, टीम वर्क में भी हो सकता है, वैसे वन ऑन वन भी हो सकता है, किसी दूसरे के साथ मिलकर एक जॉइन हैंड करना और वहाँ पे एक काम करना, ये दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेशन। तो शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क के किस तरह का काम है।
रिक्वायरमेंट टास्क की कैसी है, पार्टिसिपेंट्स की रिक्वायरमेंट कैसी है, शॉर्ट इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है। अगर आप टीम इनफॉर्मल तो ये है कि आप अगर कंपनी के अंदर ही आप अगर किसी से कोई डिस्कस करके कोई मिलके काम करते हैं जो कि ऑफिशियल नहीं है तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। और अगर एक ऑफिशियल टीम्स बनती हैं तो दैट वुड बी अ फॉर्मल कोलैबोरेशन। इम्पॉर्टेंस इसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है। यानी पहले आप फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे थे, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट थे, अब कोलैबोरेटिव एफर्ट ज़्यादा हैं क्योंकि कोलैबोरेशन से ज़ाहिर है डिफरेंट लोग, एक टीम फ़र्ज़ करें बन गई ना कोलैबोरेशन की, तो डिफरेंट तरह के लोग हैं, वो डिफरेंट तरह की सजेशंस आती हैं जिससे चीज़ जो है वो इम्प्रूव होती है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल वर्क है, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्म है, चेंजिंग स्कोप ऑफ द फर्म है, एम्फोसाइज ऑफ इनोवेशन, चेंजिंग कल्चर ऑफ वर्क। कहीं घर से अब कल्चर चेंज, कुछ लोग घर से बैठ के करते हैं, कुछ लोग किसी और जगह पे बैठ के, यानी आप तो ये कोई कई जगह ये सेटअप आ गया कि आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। काम के टाइमिंग डिफरेंट हैं, वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है क्योंकि एक समटाइम्स आप डिफरेंट टाइम जोन में बैठे हुए हैं, एक कंपनी इधर है एक उधर है, तो काम को ऑर्गेनाइज करना है तो कोलैबोरेटिव टीम एक कंट्री है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, दूसरे हैं, तीसरे। सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो लोग हैं वो इस तरह बहुत सी कोलैबोरेशन करते हैं। यानी एक बंदा अमेरिका में बैठा है, एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दूसरा हो सकता है कोई फ़िलिपाइन में बैठा हो, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्कोप और फिर इनोवेशन, इससे जब ज़्यादा लोग बैठे होंगे काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे ना। एक ये 2 लोग काम कर रहे हों और ज़्यादा लोग 10 लोग काम कर रहे हों तो ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। और मैंने जैसे बताया कि जैसे सॉफ्टवेयर की बात की तो इंटरेक्शन जॉब बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि एक दूसरे का वो डिस्कस करके ही इन्होंने करना होता है। डिज़ाइनर की जॉब डिफरेंट है, डिज़ाइनर के किए हुए काम को ही वेब पेज फ़र्ज़ करें डिज़ाइन है तो उसी को फिर बाद में कन्वर्ट करना होता है, यानी वेब पेज के अंदर, लाइव पेज के अंदर, उसी के अंदर डेटाबेस ऐड करनी है। तो प्रोग्रामर है, CSS डिज़ाइनर्स हैं, एडोब फोटोशॉप के डिज़ाइनर्स हैं, तो सारे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। Business benefits of collaboration and teamwork. Investment in collaboration technologies can produce organization improvement, returning high ROI, return on investment. देखिए, एक तो आप जब ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। जब कोई एरर होगा, कोई मसला होगा तो ज़ाहिर है आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, दूसरे आपको बताएंगे कि यहाँ ये गलती है, तो ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट से चांस है कि आपकी क्वालिटी बेहतर हो। इनोवेशन हमने पहले डिस्कस किया कि इनोवेटिव ज़्यादा हो जाते हैं जब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे, एक ही चीज़ के ऊपर डिफरेंट तरह की राय आएंगी और डिफरेंट तरह के आइडियाज़ आएंगे तो इनोवेटिव आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे। कस्टमर सर्विस, आप अगर कस्टमर की प्रॉब्लम है और आप एक टीम की फॉर्म में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ उनको अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो कस्टमर सर्विस बेहतर होगी। फाइनेंशियल, अगर आप ये ऊपर सारे काम हो रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, प्रोडक्टिविटी है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, सेल्स ग्रोथ होगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। रिक्वायरमेंट्स फॉर कोलैबोरेशन, देखें, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी। यानी एक तो आपकी कोलैबोरेशन कैपेबिलिटी क्या है और कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी आप क्या यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों के मिल के बनेगी कोलैबोरेशन क्वालिटी। अगर आपकी कैपेबिलिटी भी है, यानी ओपन कल्चर है, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है जिसमें आप, यानी एक तो होता है ना सेंट्रलाइज है, ऊपर से ही कमांड आती है और वही आपने करना है, और अगर डिसेंट्रलाइज है, टीम में काम कर सकते हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं, ठीक है। और वो कोलैबोरेशन की ब्रेड्थ क्या है, यानी कंपनी के अंदर वो डिपार्टमेंट लेवल पे है या तमाम डिपार्टमेंट्स में है, क्रॉस फंक्शनल है, तो ये ओपन कल्चर है जहाँ बात की जा सकती है, जूनियर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी आप क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, यूज़ ऑफ कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रेटजिक प्लानिंग। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी अप टू डेट नहीं है तब भी आपकी कोलैबोरेशन की जो एफर्ट्स हैं वो कोई इतनी फ्रूटफुल नहीं होंगी। ये दोनों चीज़ें अगर एट पार होंगी तो फिर इससे बनेगी कोलैबोरेशन क्वालिटी, और जितनी ये क्वालिटी अच्छी होगी, जिसके 2 फैक्टर हैं, और जितनी ये क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ही फर्म की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बिल्डिंग अ कोलैबोरेटिव कल्चर एंड बिजनेस प्रोसेसेस, तो एक तो है कमांड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के, नो वैल्यू प्लेस्ड ऑन टीम वर्क और लो लेवल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन। यानी कमांड एंड कंट्रोल तो ये है कि ऊपर से बस बैठे ही कमांड्स दी जा रही हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कंट्रोल भी ऊपर से ही किया जा रहा है, आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी जा रही। टीम वर्क और फिर अपनी
कोलैबोरेटिव एफर्ट अगर आपको नहीं करने दी जा रही तो उसमें फिर आप ये नहीं कर सकते। कोलैबोरेटिव बिजनेस कल्चर, सीनियर मैनेजर्स रिलाई ऑन टीम्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन, प्रोसेसेस, सिस्टम रिलाई ऑन टीम्स, ठीक है। टीम्स यानी कोलैबोरेटिव टीम्स जो डिसाइड करेंगी, जिस तरह डिज़ाइन करेंगी, एक सबकी इनपुट आएगी, वो पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन और प्रोसेसेस जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे और एग्जीक्यूट होंगे। मैनेजर पर्पज़ इज़ टू बिल्ड टीम, मैनेजर का जो पर्पज़ है इस कोलैबोरेटिव बिजनेस कल्चर में कि वो टीम्स बनाना, कि हर मेजर टास्क के लिए टीम बनाए और टीम ही उसको सॉल्व करे और टीम्स को यानी तमाम की इनपुट जो है वो आ जाए। टेक्नोलॉजी फॉर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, 15 कैटेगरीज ऑफ कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी हो सकती हैं। आप सारा ये यूज़ करते रहे हैं, जैसे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है कोलैबोरेशन के लिए यूज़ होती है। आपने देखा होगा जूम और स्काइप जो है वो लोग यूज़ करते हैं, ख़ासकर इस कोरोना में वो कोलैबोरेशन के लिए। मीटिंग्स भी इसी पे हो रही हैं, डिस्कशन भी इसी पे हो रही है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। वर्क शेड्यूलिंग है, इवेंट शेड्यूलिंग, फाइल शेयरिंग है, को ब्राउजिंग, यानी ये सारी डिफरेंट तरह की टूल्स हैं जो कोलैबोरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, सोशल नेटवर्किंग है, विकीज़, वर्चुअल वर्ल्ड्स, इंटरनेट बेस्ड कोलैबोरेशन इन्वायरमेंट है। जैसे मैंने कहा ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का लिखा है ना, शेयर पॉइंट है, लोटस नोट्स हैं, गूगल ऐप्स हैं। इसी तरह ये टेली प्रेजेंस भी आपने देखा होगा टीवी पे, अक्सर वो कुछ चैनल्स जो हैं वो दिखाते हैं इस चीज़ को कि यानी पेरेंट कैसे लगता है कि जिससे बात कर रहे हैं जो होस्ट है या जो गेस्ट है वो आपके स्टूडियो के अंदर ही है, लेकिन नहीं, वो टेली प्रेजेंस से वहाँ होता है, वैसे वो फिज़िकली वहाँ नहीं होता। तो स्काइप जैसे लोटस नोट है, इसी तरह से मैंने बताया स्काइप है, जूम आजकल बहुत मशहूर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छा जी, ये आपने एक इंटरेक्टिव सेशन है, ये आपने वहाँ पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। वर्चुअल मार्केटिंग मीटिंग्स, स्मार्ट मैनेजमेंट, स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर हो तो फिर तो आपके लिए यही पॉसिबल है ना, वरना तो मीटिंग के लिए अगर आप फ्लाई करके एक दूसरे कॉन्टिनेंट में आएंगे, दूसरे कंट्री में आएंगे, तो उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जबकि जब एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम मौजूद हैं तो यहाँ से बैठे बैठे ही सारा कुछ किया जा सकता है। 2 डायमेंशंस ऑफ कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजीज़, स्पेस यानी रिमोट है या कोलोकेटेड है, यानी एक ही जगह पे है या दूर है। टाइम, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है, टाइम भी एक ही है या डिफरेंट है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे उसने इसकी डिटेल दी हुई है। तो 6 स्टेप्स इन एवेलुएटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स, आपने अगर वो सॉफ्टवेयर कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर देखने हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। व्हाट आर योर फर्म्स कोलैबोरेशन चैलेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, एनालाइज available products, cost and benefit, evaluate security risk, consult users for implementation and training issues, evaluate product vendors। डेफिनेटली ये बड़े एक कॉमन से ये हैं जो हर चीज़ देखनी चाहिए आपने। कोलैबोरेशन जब करनी है किस तरह की कोलैबोरेशन चाहिए, सिक्योरिटी के कंसर्न क्या हैं, ठीक है। फिर यही नहीं, ज़ाहिर है फाइनेंशियल बजट भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका बजट क्या है। बजट के बाद उसी कैटेगरी में आपके पास वेंडर कौन कौन से हैं, उसके साथ आपकी नेगोशिएशन, क्रेडिट टर्म्स क्या डिसाइड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है एवेलुएट करते वक्त कि हमने कौन सा कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करनी है। अच्छा, द टाइम सीरीज कोलैबोरेशन टूल मैट्रिक्स, जैसे कि लास्ट मैंने बताया पीछे, सेम टाइम और अगर सेम प्लेस हो, कोलोकेटेड है, सिंक्रोनस है, ठीक है, तो फिर आप होगा जी डिसीजन रूम्स होंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। ज़ाहिर है एक ही, अगर आप बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, एक ही प्लेस है, तो फेस टू फेस हो सकता है, डिसीजन रूम्स हो सकते हैं, सिंगल डिस्प्ले ग्रुप वेयर्स हो सकते हैं, शेयर टेबल हो सकती है जहाँ बैठ के ये कोलैबोरेशन हो सके। डिफरेंट टाइम और सेम प्लेस, यानी जगह एक ही है लेकिन टाइम डिफरेंट है, तो फिर क्या है कि टीम रूम्स, लार्ज पब्लिक डिस्प्ले, शिफ्ट वर्क हो सकते हैं, ग्रुप वेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे काम हो सकता है। सेम टाइम डिफरेंट प्लेस, टाइम सेम है लेकिन प्लेस डिफरेंट है, यानी सेम टाइम जोन में अगर फ़र्ज़ करें क्रॉस द बॉर्डर है लेकिन कंट्री डिफरेंट है, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ हो सकती है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है ना, ये व्हाट्सएप पे लोग आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, शेयर्ड स्क्रीन्स हैं, ये सारे काम हो सकते हैं। और अगर टाइम भी डिफरेंट है और प्लेस भी डिफरेंट है, यानी आपका टाइम जोन भी डिफरेंट है, आप हैं भी डिफरेंट कंट्रीज़ में, कोई किसी कंट्री में, कोई किसी, दैन क्या है जी, ईमेल से बात हो सकती है, बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, ब्लॉग से हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो वर्जन कंट्रोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट अवेलेबल हैं। तो ये टाइम स्पेस कोलैबोरेशन टूल मैट्रिक्स है कि इसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि आपकी क्या सिचुएशन है और किस तरह की टेक्नोलॉजी आपको चाहिए,
और फिर जैसे पीछे 6 स्टेप बताए हुए हैं उसको फिर मेजर करना, उसके बेनिफिट देखना एट्सेट्रा। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है रिस्पांसिबल फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है इसका मतलब है कि वो फॉर्मल डिपार्टमेंट है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑफन हेडेड बाय चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, और दूसरी तरह के भी बनाए होते हैं डेजिग्नेशन। बहरहाल चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो हो सकता है। प्रोग्रामर्स बीच में इन्वॉल्व होंगे, ज़रा आईटी इन्वॉल्व है, सिस्टम एनालिस्ट होंगे, किस तरह का सिस्टम हमें चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, चेंज कैसे आ रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स होंगे बीच में, एंड यूज़र्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव फॉर द डिपार्टमेंट फॉर होम एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड, यानी जिनके लिए वो एप्लीकेशन डेवलप होती है ना, डिफरेंट एप्लीकेशन आ रहे हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में हमने देखा या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में देखा, तो हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट लेवल के लिए है। तो जो इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम को यूज़ करेगा दैट विल बी एंड यूज़र। इंक्रीजिंग रोल इन सिस्टम डिज़ाइन और डेवलपमेंट, चूँकि एंड यूज़र ने यूज़ करना है तो उसका रोल सिस्टम डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा है, चूँकि यूज़ वो करना है, उसको जिस तरह इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी तरह का आईटी डिपार्टमेंट जो है वो सिस्टम डेवलप करवाएगा या करेगा। आईटी गवर्नेंस, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी फॉर यूजिंग आईटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन राइट्स किसके पास हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन सेंट्रलाइज्ड होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आईटी गवर्नेंस में आएंगी। थैंक यू जी।